देखते हैं कैसे लेके चलेंगे, क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एएफएम के पेपर पैटर्न की बात करते हैं। एएफएम जिसे हम P4 भी कहते हैं, इसका जो पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए 50 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बेसिकली किस तरह से पूछा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल जो ट्रेंड है राइट नाउ जो चल रहा है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए होगा उसमें 8 से 10 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी। अच्छा, ये जो 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी है, ये दो में से किसी एक टॉपिक पे आती है। वन पॉसिबिलिटी कि ये थ्योरी आर्टिकल्स में से आएगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं P4 के, वो सारे के सारे हम बहुत तमीज से क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर अटेम्प्ट में एक आर्टिकल आ रहा होता है। इट मींस समवन इज नॉट हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन आर्टिकल, इट मींस 8 से 10 मार्क्स उसके वैसे ही चलेगी। ठीक है जी। तो आइदर इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द आर्टिकल, और सेकंड पॉसिबिलिटी कि 8 से 10 नंबर की थ्योरी जो आएगी वो L+R में से आएगी। अच्छा, ये जो L+R है, इसकी एक पूरी लिस्ट होती है। होता क्या है L+R क्या है? लर्न प्लस रिपीट। तो L+R की एक पूरी लिस्ट होगी P4 में, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि बेटा ये L+R है। अच्छा, जहां कह दिया जाए ना ये L+R है, तो समझने के बाद उसको पक्का याद करना है, क्योंकि उस थ्योरी के अंदर वो पोटेंशियल होता है कि वो एज इट इज रिपीट हो सकती है, एंड वी हैव सीन मेनी टाइम्स इन पास पेपर। तो इट मींस एक ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है यार मैं P4 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करूं, आर्टिकल्स सिर्फ वही जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा नहीं। सेकंड L+R पे उसको ग्रिप होनी चाहिए। इट मींस अगर आपको सिर्फ इस एरिया पे ग्रिप है तो 8 से 10 मार्क्स आपके पहले से ही सिक्योर्ड है। ठीक हो गया जी। पार्ट बी जो होता है 20 से 22 मार्क्स का होता है कैलकुलेशन के ऊपर, दैट्स कैल्क। अच्छा, ये जो 20 से 22 मार्क्स की कैलकुलेशन आती है ना, इसमें जिस बच्चे ने पास होना होता है वो नॉर्मली इसमें स्कोर करता है जी, उसका टारगेट होता है 14 से 16 का, ये टारगेट है। आउट ऑफ 22 मार्क्स जो टारगेट है बेसिकली, वो टारगेट बेसिकली क्या होता है 14 से 16 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये बड़ा ही रीजनेबल टारगेट होता है 14 से 16 मार्क्स का, क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल 20 नंबर का क्वेश्चन है, आई एम प्लानिंग जस्ट 14, तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में उसको सॉल्व करूंगा। अच्छा, एक ऐसा बच्चा भी होता है जो पार्ट बी की वजह से फेल होता है। उसकी वजह सब, एक ऐसी मेजॉरिटी होती है फेलियर की, जिनको ना 20 और 22 मार्क्स की रिक्वायरमेंट में से 50 मार्क्स चाहिए। अब यार ये वाला मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, इवन दो आई रियली लव मैथ्स, यार 20 में से 50 कैसे आ सकते हैं? लेकिन बाद बच्चे कहते हैं नहीं यहीं से 50 आएंगे। अब यार हम बच्चों को कहते हैं बेटा देख, ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं बनी आज तक कि 20 नंबर की रिक्वायरमेंट में से 50 कैसे आएंगे। ये वो बच्चे होते हैं जो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट के साथ लड़ जाते हैं, कहते हैं यार इसको हर हाल में पूरा करना है, चाहे पेपर हो या ना हो। ये गलत है सर, 20 में से या 22 में से कभी 50 नहीं आते। तो इट मींस जो एलोकेटेड टाइम हम पार्ट बी को देंगे, बस उस एलोकेटेड टाइम में आपने जितना इसको सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। थोड़ा दिल बड़ा रखना है, थोड़ा कलेजा रखना है, अगली रिक्वायरमेंट पे चले जाना है, तो पेपर पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम बी के साथ ही रह गए तो अल्लाह रहम करे सर। सी में बेटा फिर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। अब वो जो रिपोर्ट राइटिंग आती है आपके पास, 18 से 20 मार्क्स की रिपोर्ट होती है, हर अटेम्प्ट में ये लाजमी आएगी। अच्छा, एक पास होने वाला बच्चा रिपोर्ट में 14 से 16 मार्क्स बड़े आराम से ले लेता है, बहुत ही सुकून से। अच्छा, जो पार्ट सी के अंदर रिपोर्ट आती है 14 to 16 मार्क्स, सब P4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पास करवाती है ना, वो है सेक्शन ए 8 से 10 नंबर की थ्योरी, और सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और पार्ट सी। क्योंकि पार्ट सी रिपोर्ट आनी ही आनी है, चॉइस, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिपोर्ट ना आए। एक ऐसा स्टूडेंट जो 8 से 10 मार्क्स की थ्योरी वाला पार्ट बहुत सॉलिड करता है, रिपोर्ट बहुत सॉलिड कर लेता है, तो इसके फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो। क्यों?
जब वो ए और सी सॉलिड करेगा तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन में भी से कुछ मार्क्स लेगा ना यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना ले। फिर 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं। अब ये जो 4 प्रोफेशनल मार्क्स हैं इसमें नॉर्मली मुझे सिर्फ शायद 5 से 6 मिनट लगते हैं और बच्चे को समझा दिए थे यार ये 4 प्रोफेशनल मार्क्स कैसे आएंगे। अच्छा 4 प्रोफेशनल में से 4 आने चाहिए, ठीक है जी। आगे चल के सितंबर 22 से आई स्ट्रांगली बिलीव P4 के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा सितंबर 22 से। वो चेंज ये आएगा कि प्रोफेशनल मार्क्स जो है 4 से बढ़ के 20 हो जाएंगे, यानी कि प्रोफेशनल मार्क्स चले जाएंगे 20 पे, लेकिन सितंबर 22 से अभी नहीं। इसी तरह से जून 23 से 88 के अंदर 20 प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। ये फ्यूचर की चेंजेस है। फिलहाल प्रोफेशनल मार्क्स 4 ही है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे का ये जो 8 से 10 मार्क्स वाले एरिया है ये बहुत सॉलिड है। अगर यहाँ पे एक बच्चा फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स स्कोर कर लेता है, 6 रिक्वायरमेंट बी के अंदर वो बच्चा फॉर एग्जांपल 20 मतलब 12 स्कोर करता है बस, रिपोर्ट के अंदर एक बच्चा 14 मार्क्स ले लेता है और 4 प्रोफेशनल लेता है। मैंने देखिए कहीं भी बहुत बड़े मार्क्स आपको नहीं दिए। 6 नंबर ये हो गया 10 और ये 26, अगर आप चेक करें तो 36 मार्क्स बनते हैं। और उस 36 में मजे की बात क्या है, कैलकुलेशन वाले एरिया में मैं 12 मार्क्स दे रहा हूँ खाली आपको, उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। यार अगर मैं और भी खराब मार्क्स लेता हूं तो यार अगर आप सेक्शन ए में से 30 मार्क्स भी ले लेते हैं आउट ऑफ 50 तो पास होने के चांसेस तो बहुत ब्राइट है। इसका मतलब पता है क्या, अगर हमने P4 को पास करना है तो आर्टिकल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और L+R की जो लिस्ट है उस पे ग्रिप नहीं, हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अंधी ग्रिप, वो होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है यार इसमें से तो लगना है तो सेम एज इट इज उठ के आएगा सवाल। फिर रिपोर्ट राइटिंग ना हम इंशाल्लाह 2 तरह से सीखेंगे। एक, आपने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। तो एक बच्चा कहता है यार अगर मैंने पूरा सवाल लिख लिया, सॉल्व कर लिया पार्ट बी, तो मैं रिपोर्ट लिख ही लूंगा किसी ना किसी तरह से। हम एक और स्किल क्लास में डेवलप करेंगे इंशाल्लाह कि सवाल कंप्लीट नहीं हुआ भाई मुझसे, बी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी पार्ट सी की रिपोर्ट किस तरह से 100% सही लिखी जाती है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका पार्ट बी पूरा नहीं भी हुआ तब भी रिपोर्ट बहुत अच्छे से लिखी जा सकती है और सही लिखी जा सकती है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। और फिर रिपोर्ट में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स की जो मतलब एज इट इज हर रिपोर्ट में लिखी जाती है, वो भी आपको सिखाई जाएंगी। इट मींस अगर हमने P4 को वाकई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो थ्योरेटिकली वी हैव टू बी रियली स्ट्रांग। अच्छा बाज बच्चे यही कंप्लेन करते रहते हैं कि थ्योरी कैसे स्ट्रांग करें कैसे स्ट्रांग करें। यार अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया सिलेबस, मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल्स अच्छे होने चाहिए, कौन से वाले जो क्लास में डिस्कस होंगे। L+R की लिस्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, कौन सी, जो क्लास में डिस्कस होगी। और रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए यार। देखो एक होता है एक पेपर को ना बहुत ज्यादा पढ़ना, एक होता है पेपर को प्लान करके सही डायरेक्शन में पढ़ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, अच्छी नॉलेज मिले और एक ऐसी डायरेक्शन मिले कि जिसपे चल के पेपर पहली अटेम्प्ट में निकले। अननेसेसरी ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उसका कोई फायदा नहीं। तो सेक्शन ए आपके सामने मैंने बता दिया भाई क्या है क्या नहीं। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो क्वेश्चन 2 मिलेगा आपको 25 मार्क्स का और बेटा 3 भी आपको 25 मार्क्स का ही मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो 2 सवाल हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंगली डिजाइन किए जाते हैं जी। लाइक अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं तो क्वेश्चन 2 जो है इसका पार्ट ए तो 12 से 15 मार्क्स तक चला जाता है, सम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जाएगा 15 से 17 कैलकुलेशन। लेकिन पार्ट बी 10 से 8 मार्क्स थ्योरी, यानी आप अगेन देख रहे हैं कि सेक्शन बी में भी थ्योरी। क्वेश्चन 3 अगेन सेम, पार्ट ए 15 से 17 नंबर कैलकुलेशन, 10 से 8 थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि यार AFM में चाहे मैं पार्ट ए की बात करूं या बी की बात करूं, यू हैव टू बी रियली गुड इन थ्योरी। और सिंस AFM की थ्योरी ऐसी है, रटे मारने वाली नहीं है, चीजें समझने वाली है। मिसाल के तौर पर अब मैं आगे बताऊंगा भी इंशाल्लाह।
जैसे एक फॉरेक्स का टॉपिक है, अब फॉरेक्स के टॉपिक में ना एक ऐसी ड्राफ्टिंग है जिसके गारंटीड 3 मार्क्स, गारंटीड 100%। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, फॉरेक्स का 25 नंबर का सवाल तकरीबन हर अटेम्प्ट में, मतलब हर अटेम्प्ट में आता, आज तक फॉरेक्स मिस नहीं हुआ। इसका मतलब उसमें जो ड्राफ्टिंग है 3 मार्क्स थी, जो कंफर्म 3 मार्क्स देगा। देखिए ये जो छोटे छोटे मार्क्स है ना, 3 यहां से ले लिए, 4 वहां से लिख, करते करते 50 पे पहुंच जाता है भाई। 4 प्रोफेशनल मार्क्स कंफर्म, 3 मार्क्स फॉरेक्स की थ्योरी के कंफर्म 100%। तो यार आप मुझे बताएं ना, 50 में से 7 मार्क्स तो वैसे ही कंफर्म है। अच्छा, आपको अभी से ही बताया जा रहा है कि यार एक आर्टिकल ऑलमोस्ट सारे टाइम में आता है, L+R में से थ्योरी लाजमी आती है, तो यार ये तो वो एरिया होगा ना जो कंफर्म वाले। तो इट मींस थ्योरेटिकली जो चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है ना, वो भी इस तरह से करनी है पेपर पास हो। ठीक हो गया जी। अब ये तो पेपर पैटर्न आ गया जिसमें आपको अभी से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि यार चाहे सेक्शन ए हो या बी हो, थ्योरी काफी है। अच्छा, सिंस अभी स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि यार थ्योरी और ये सारा कुछ है, उसका मतलब हमें पढ़ना भी इसी तरह से, क्योंकि अल्लाह माफ करे इस तरह पढ़ना ना हो तो फिर इस तरह बताया भी नहीं जाता। तो बताने का तरीका अलग होता है कि बेटा देखो थ्योरी तो आप कर ही लोगे, थ्योरी का क्या है, वो तो थ्योरी होती है, वो तो हो ही जाती है वो तो हो ही जाएगी। फिर एक और चीज, P4 में, AFM में, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर बुक रीडिंग का बेनिफिट बता दें, बेटा P4 AFM में बुक रीडिंग का बेनिफिट मेरे लिहाज से ये है, इसके लिए कोई पढ़ना चाहे तो मोर देन वेलकम। उसकी वजह है, देखो यार आपकी कोर्स कवरेज इंशाल्लाह इतनी जबरदस्त डायरेक्शन में होगी इंशाल्लाह, आपको बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारी अपनी कंपाइल बुक्स बहुत है, तो अननेसेसरी बुक से रीडिंग देयर इज नो बेनिफिट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। अच्छा, फिर एक और चीज, जब हम इस सिलेबस को लेके चलेंगे, कुछ बच्चों के इस तरह के सवाल होते हैं कि सर वो लेट्स से अगर एक ऐसा बच्चा जिसने कभी एक्सेल पे पेपर ही ना दिया, तो आई थिंक वेरी सुन 1 से 2 क्वेश्चन के बाद ही हम चीजें एक्सेल पे सॉल्व कर रहे होते हैं। हम एक्सेल के अलावा एक और काम भी करेंगे इसमें क्लास के अंदर ही, हम बहुत से सवाल ना सीबी के प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें क्लास के अंदर भी जरा आइडिया हो जाए कि यार कैसे यूज करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और काम भी करेंगे, जब हम सीबी के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे और क्लास में एक्सेल पे भी करेंगे इंशाल्लाह सॉल्व, तो जो जो शॉर्टकट्स एक्चुअल एग्जाम में अवेलेबल हैं उनको हम क्लास में यूज करेंगे। लाइक IRR F9 में भी मौजूद होता है, यहाँ पे एक MIRR का शॉर्टकट अवेलेबल होगा, एक ब्लैक-शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो जो 20 और ब्लैक-शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसको एक्सेल पे कैसे करेंगे, उसके शॉर्टकट्स कैसे अवेलेबल हैं, वो सारे यहाँ डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। फिर उस चीज को हम सीबी के प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, ताकि हमें सारा आइडिया हो जाए प्रेजेंटेशन का क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, फिर फॉरेक्स का सवाल सीबी के प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली जाके कैसे सॉल्व होगा उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप देखिए ना, हर एरिया को आप एक्सेल पे देख रहे हो, सीबी के प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, टेंशन ही कोई नहीं। लैपटॉप लाना होगा लाजमी, क्योंकि देखें आप मिसाल के तौर पे अगर मैं सीबी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, तो फायदा है। असल तो ये ना कि स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है भाई, हम तो गाइड ही कर रहे हैं ना यार। ठीक हो गया जी। अगली चीज, अब सिलेबस का मैं आपको पूरे सिलेबस का आइडिया देता हूँ, इसमें क्या है क्या नहीं, और फिर उससे भी अच्छी बात बताता हूँ। P4 में जो हमारी बुक 2 है, उस बुक 2 के जो शुरू के सिर्फ 5 पेजेस है, सिर्फ 5 पेजेस बुक 2 के, वो जो बुक 2 के सिर्फ 5 पेजेस एक बच्चा समझ ले, सिर्फ समझ ले, और उसके बाद एक काम करे, P4 का कोई भी पास पेपर उठाए, कोई भी पास पेपर उठाए, कोई भी, लेकिन उसने अगर वो 5 पेजेस समझे हुए हैं, तो किसी भी P4 के पास पेपर में उसके 4 से 6 मार्क्स कंफर्म आएंगे। उन पेजेस में ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजें डाली हैं। तो ये जो छोटे छोटे गिमिक्स है ना, यहां से इतने मार्क्स आ रहे हैं, वहां से इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस पर अगर आपको ग्रिप है तो दैट्स इट। अच्छा, एक्स्ट्रा भी आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको कभी कोई सवाल करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा ये सवाल अब आपने अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए अब टीचर के साथ साथ चले, जो हो रहा है उस पर ग्रिप लाएं, जो हो रहा है उस पर ग्रिप लाएं। अच्छा, अब सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है,
पहला एरिया जहां से हम स्टार्ट करेंगे, मैं उसी सीक्वेंस में बता रहा हूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो नॉर्मली एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का आता है, ठीक है जी। अब सवाल ये कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 to 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है जी, तो इसमें और F9 में डिफरेंस क्या है? क्योंकि F9 में भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, जो मैं अक्सर बता रहा होता हूं, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। जीरो मीन जीरो, कीपिंग इन माइंड कि जी F9 भी बच्चे को नहीं आता। रिलैक्स, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, स्क्रैच से एक एक चीज सीखेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि यार वो जो F9 और P4 में डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा F9 में ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन पे जाके रुक जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन हो रही है तो वैक कैसे आएगा बस। P4 में AFM में ना एक से दो चीजें एडिशनल हैं। एक ये भी तो पॉसिबल है कि डाइवर्सिफिकेशन हो ना रही हो, बिजनेस पहले से डाइवर्सिफाइड हो। एक बिजनेस पहले से एक इंडस्ट्री में नहीं, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है, उसका वैक कैसे आएगा? ये एक नई चीज। देखो, दो बातें हो सकती है, या तो डाइवर्सिफिकेशन हो रही होगी या बिजनेस पहले से क्या होगा, डाइवर्सिफाई। और तीसरी चीज थोड़ी कुछ होने वाली। F9 में हम डाइवर्सिफिकेशन में रुक जाते हैं, यहाँ पे एडिशनल चीज क्या आ जाती है, क्या बिजनेस, इज इट पॉसिबल कि बिजनेस इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड, अब बताओ वैक कैसे आएगा? फिर एक नई चीज सीखेंगे, व्हाट इज दैट। हम जब F9 की बात करते हैं तो F9 में ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सिर्फ दो मॉडल्स होते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपएम और डीवीएम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। लेकिन हम P4 में AFM में एक और चीज डिस्कस करते हैं, MM प्लस टैक्स इक्वेशन के निकालने के लिए। MM प्लस टैक्स इक्वेशन बेसिकली कैपएम का ऑल्टरनेटिव है। अब वो कैपएम का ऑल्टरनेटिव कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। मतलब एक दो चीजें आपको एडिशनल मिलेंगी जरूर इंशाल्लाह। तो मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किस तरह की एडिशनल चीजें होंगी। बाकी जो भी टॉपिक होगा जीरो से होगा, जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अगर हम बात करें जी, ये बेटा एग्जाम में 25 से 50 मार्क्स का आता है। मोस्ट एग्जामिनेबल टॉपिक अगर कोई है तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आज तक एग्जामिनर ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को मिस नहीं किया एग्जाम, आज तक। एटलीस्ट 25, मैक्सिमम 50। अच्छा, उससे मजे की बात, एक्सट्रीमली इजी टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत आसान है। फिर उससे भी बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सेक्शन ए में आता है ना, इस पे रिपोर्ट लिखना, इट इज एज इजी एज एबीसी। और इसमें आपको इस पूरे टॉपिक में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक ऐसी रिपोर्ट सिखाई जाएगी विद द गारंटी कि यार वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ना हर 5 पेपर पे वो रिपोर्ट एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। एक रिपोर्ट हर एक पे फिट होगी और वो रिपोर्ट आपको दो तरह से आ जाएगी इंशाल्लाह। सवाल सॉल्व हो चुका है तो कैसे लिखेंगे, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे लिखेंगे। तो इट मींस, अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक हल्का सा अगर मैं आइडिया दूं, जब भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एग्जाम में आता है ना, जब भी, हमेशा एनपीवी, एक और टॉपिक है देखेंगे एपीवी, उसकी ना अजम्पशन लाजमी मांगता है एग्जाम में। 5 से 6 मार्क्स अजम्पशंस के होते हैं हमेशा। पूरे P4 में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी अजम्पशन हर दफा ही आती है। टॉपिक आएगा तो अजम्पशन आएंगे। वन इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसमें एनपीवी एपीवी है, वो आगे आएगा। यार मैं आज ही अगर आपको बोल लूंगी यार 5 से 6 मार्क्स की अजम्पशन लाजमी आती है, यार मैं अगर आपकी जगह होता है एज ए स्टूडेंट तो पहले मैं अजम्पशन समझता, फिर मैं याद कर लेता। सर एक चीज जब आएगी और एग्जाम में लाजमी आएगी तो यार मैं क्यों नहीं याद करूं भाई, मैंने इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब आप मुझे एक मिनट के लिए बताएं, फॉरेक्स में मैंने कहा 3 नंबर की गारंटीड ड्राफ्टिंग, 4 प्रोफेशनल मार्क्स गारंटीड। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जब भी आएगा विद अजम्पशन आएगा, आप देख लोगे पास पेपर 5 से 6 नंबर उसके।
तो सर आप देखिए ना 4 प्रोफेशनल मार्क्स, फॉरेक्स के अंदर 3 नंबर, यहाँ 6 मार्क्स की बातें हो रही हैं, आर्टिकल वाली बात L+R। तो ये वो थ्योरेटिकल एरियाज हैं जो मतलब P4 को AFM को पास करना बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन पता है मसला क्या होता है, एक ऐसी मेजोरिटी भी होती है जब उसको असम्पशन समझा देते हैं ना, वो कहता है ठीक है यार मैं अपनी वर्डिंग्स में लिख लूंगा। मेरे ख्याल से ना बंदे को थोड़ा याद कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर, मतलब अपनी वर्डिंग्स में भी लिखे, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि 5-6 नंबर की थ्योरी याद करने में बहुत बड़ा टाइम, समझने के बाद क्या टाइम लगेगा यार, कुछ भी नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टोटल 9 टॉपिक्स होते हैं, जब टाइम आएगा तो उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। F9 में और P4 में जो डिफरेंसेस मिलेंगे, एक तो नई टेक्निक्स मिलेंगी कुछ आपको यहाँ पे। एक बहुत बड़ा फर्क जो होगा, F9 में बेसिकली जो एनपीवी का टॉपिक होता है ना, उसमें ये एक इम्प्लाइड असम्पशन होती है F9 में कि जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली विद इन द कंट्री है, होम कंट्री के अंदर ही। लेकिन सर प्रैक्टिकली जरूरी थोड़ी कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, बाहर भी तो हो सकता है, सुनो। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगर है तो एनपीवी कैसे आएगी? लेट्स से इन्वेस्टर इज इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट यूके में हो रही है, अब एनपीवी कैसे निकलेगी उस पर हम बात करें, ठीक है जी। ये एक एडिशनल चीज होगी जो हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद आप आगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद हम जो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बीसॉप, दैट इज ब्लैक शॉल ऑप्शन, ब्लैक शॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। अब ये जो बीसॉप है, ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, ये बेटा 10 से लेके 25 नंबर का आ सकता है। बीसॉप को एक्सेल पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें किस तरह के शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सीवी के प्लेटफॉर्म पे कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, ब्लैक शॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में इतना बता दूं कि यार बीसॉप एक ऐसा मॉडल है जिसको ब्लैक शॉल एंड मटन ने जब डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, वुड से इसमें उनको नोबेल प्राइज मिला। ये एक ऐसी चीज है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एक टेक्निक है एपीवी, जिसपे मिलर एंड मॉडिग्लानी को नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअली बीसॉप आपको सिखाता है कि यार शेयर ऑप्शन की वैल्यू कैसे आती है, फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। प्रीवियसली क्योंकि पेपर मैनुअल होते थे तो हम बीसॉप के बारे में कहते थे इट्स अ कैलकुलेटर एक्सरसाइज, कि जिस बच्चे को कैलकुलेटर यूज करना आता है वो बीसॉप कर लेगा। अब हम कहते हैं भाई बीसॉप एक एक्सेल की एक्सरसाइज है, एक बच्चे को थोड़ा सा भी एक्सेल आता है ना तो बीसॉप सॉल्व हो जाएगा, बीसॉप में मिस्टेक नहीं होगी। बीसॉप में मिस्टेक का मतलब ये है कि इस बच्चे को ना एक्सेल में प्लस माइनस करना नहीं आता। समझ में आई बात? इसमें 5 इनपुट्स होते हैं, वो इनपुट आपको एक दफा मिल गए, फिर फॉर्मूले में रखनी है वैल्यूज, और फॉर्मूले एग्जाम में बीसॉप के गिवन होते हैं। इनपुट्स मिल गए तो आपने फॉर्मूले में रखना है, दैट्स इट। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पास पेपर में, इट हैपेंड इन जून 14, सर एक मरतबा बीसॉप के ऊपर, जिसको मैंने कहा एक्सेल की एक्सरसाइज, जिसको मैंने कहा प्रीवियसली मैनुअल पेपर होता था तो हम कैलकुलेटर की एक्सरसाइज कहते थे, बीसॉप में पास पेपर में जून 14 25 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आ चुका, 25 मार्क्स की थ्योरी। इसका मतलब पता है क्या बेटा, आपने 20 इतना अच्छा करना है कि वो जो 25 नंबर का सवाल थ्योरी पे आया है, अगर वैसा सवाल दोबारा रिपीट होता है प्योर थ्योरेटिकल, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको पहली क्लास में ये बता रहा हूं कि 20 में पास्ट में 25 नंबर का एक थ्योरेटिकल सवाल आ चुका है, तो बेटा फिर मैंने इतनी थ्योरी तो इसमें लाजमी करानी है आपको इंशाल्लाह, क्या वो 25 नंबर वाला सवाल कर सके। अगर वो ना करानी होती, अल्लाह माफ करे, मैंने डिस्कस ही नहीं करना था, मैं कहता छोड़ दो इसको। तो इसका मतलब से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एएफएम में हम किस लेवल पे थ्योरी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह चेक करने में थ्योरी की बातें कर रहा हूँ। इसमें तो मैंने इतनी बड़ी बात बोली कि जो सिर्फ एक्सेल की एक्सरसाइज है, कैलकुलेटर की एक्सरसाइज है, तो 25 नंबर का सवाल आ चुका है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एंड दैट इज ओनली इन एसीसीए, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ना, शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर,
यार शेयर होल्डर की ना सबसे टेक्निकल इंटरप्रिटेशन कह लें, डेफिनेशन कह लें, वो बीसॉप में आप सीखेंगे। और मजे की बात है कि सिर्फ एसीसी के अंदर है और कहीं नहीं, क्योंकि और जगहों पे बीसॉप ही नहीं पढ़ाया। तो जो हम सीखते थे ना शेयर होल्डर, उसकी इतनी टेक्निकल मीनिंग आपको पता चलेगी, आप बोले ये होता है शेयर होल्डर। यार आप सवाल के सर बोली बात शुरू में बता नहीं सकते बेटा, शुरू में बता देते आप एसी से छोड़ देते, मतलब ये कौन है भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली शेयर होल्डर की असल डेफिनेशन है क्या, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आएगा आपको बीसॉप पढ़ते हो, आप बोले यार जबरदस्त है। और बीसॉप सेकंड ऐसा टॉपिक है एएफएम का जो जब भी आता है पेपर में नॉर्मली बीसॉप की अजम्पशन के साथ आता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये कि बीसॉप की जब हम तैयारी करेंगे तो इसकी अजम्पशन हमारी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। अच्छा, इसकी अजम्पशन ही इसकी लिमिटेशंस, इसकी अजम्पशन इसकी लिमिटेशंस का काम करती है। तो बीसॉप में अजम्पशन पूछ लेता है, लिमिटेशंस पूछ लेता है, और एक और चीज होती है देखेंगे बीसॉप में, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, द ग्रीक्स। 4 ग्रीक्स होते हैं, अब वो हैं क्या हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब भी पास पेपर में देखा गया एक ग्रीक पूछता है 3 मार्क्स का, अब ये क्या है क्या नहीं हम देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। बट द पॉइंट इज बीसॉप में अजम्पशन, उसकी लिमिटेशन, ग्रीक्स, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। प्लस मैंने एक और बात क्लियर की है कि बीसॉप पे इतनी थ्योरी आपने सीखनी है कि 25 नंबर का वो जो सवाल है आप अटेम्प्ट कर सकें, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक और अच्छी बात बताता हूँ, बीसॉप के ऊपर एक आर्टिकल मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो मैंने जो शुरू में कहा था कि एएफएम के आर्टिकल्स, उनमें से एक आर्टिकल बेसिकली बीसॉप पे भी है। तो बीसॉप है जी, बीसॉप से आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, बीसॉप एक ऐसा टॉपिक होता है ब्लैक शॉल ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल, जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा होता, सिर्फ यहीं पढ़ते। बेटा पॉइंट नंबर 4 पे हमारे पास आता है फॉरेक्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग एरिया और मजे की बात। फॉरेक्स सर स्टूडेंट्स को बहुत आराम से पास करवाता है, क्यों? एक तो 25 नंबर ध्यान में रखें। अब ये स्टूडेंट को पास क्यों करवाता है, उसकी वजह, यार फॉरेक्स में यकीन माने सारे के सारे स्टेप्स फिक्स है। देखो फॉरेक्स में ना वैरायटी नहीं है इतनी एग्जामिनर के पास। आप मुझे बताएं यार, बाइंग रेट बाइंग ही रहेगा, सेलिंग रेट विल रिमेन सेलिंग, चेंज तो नहीं हुआ ना। अच्छा, करेंसी में किस चीज की हेजिंग करवाएगा यार, या तो पेमेंट की हेजिंग होगी या रिसीट की होगी, तो और तो कुछ नहीं होने वाला ना, और मतलब और क्या लाएगा वो। फिर इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे, या तो बोरिंग के लिए काम हो रहा हेजिंग हो रही होगी या लेंडिंग के लिए हो रही होगी। तो टोटल 4 तो सिनेरियो है, देयर इज नो सिनेरियो नंबर 5। अच्छा, जितनी भी टेक्निक्स है ना जो हम यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यार उनके फिक्स स्टेप, फिक्स। एक दफा आपने वो स्टेप समझ लिए, उस पर आपने ग्रिप लानी है, यकीन माने मैं बताऊंगा आपको, बाज ऐसे आपने सिर्फ फॉर्मेट बनाया, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आएगा इंशाल्लाह। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, देखो F9 में बेटा जब हम पहली मर्तबा मनी मार्केट एज पढ़ते हैं ना, पहली मर्तबा, और मनी मार्केट एज का पहला सवाल करते हैं क्लास में, तो पहले सवाल में ना हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, सेकंड सवाल करते हैं कहते तो वैसे ही हो रहा है, थर्ड करते हैं ले ये स्टेप है, ये खत्म। आप देखें ना मनी मार्केट एज में 4 से 5 सवाल किसी बच्चे ने F9 में कर लिए, तो छठा सातवां आठवां सवाल उसी स्टेप पे होगा, ये सुनो। तो नया तो मतलब क्या मनी मार्केट हेज में कोई वैरायटी लाएगा, क्या लाएगा यार, दो ही बातें चल रही होंगी ना, पेमेंट या रेसिट्स, और वही स्टेप्स हैं। और नॉर्मली मनी मार्केट हेज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहला ही सवाल थोड़ा डिस्टर्ब करता है बच्चे को, या दूसरा कर लेगा, उसके बाद थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जितनी टेक्निक्स हैं फॉरेक्स, जितनी टेक्निक्स है, यकीन माने कि सारी की सारी टेक्निक में फिक्स स्टेप है, एक दफा आपने वो समझ लिए, फॉरेक्स विल नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल। इसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत आसान है, 3 मार्क्स की तो गारंटीड ड्राफ्टिंग है, मैंने बताया आपको। प्लस फॉरेक्स को एक्सेल पे कैसे करेंगे, सीवी प्लेटफॉर्म पे कैसे करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और फिर फॉरेक्स में आपको बहुत जबरदस्त किस्म की
फॉरेक्स में भी स्टोरीज मिलेंगी इंशाल्लाह। माँ, मुन्ना, तोकीर अंकल, आसिफ, ये सारे कैरेक्टर्स में मौजूद हैं। और बीसॉप में आपको बड़े जबरदस्त कैरेक्टर मिलेंगे, मिस्टर वाई और जी, बहुत जबरदस्त बीसॉप में स्टोरीज हैं। यहाँ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, तो आपको पता है हमारी एक बड़ी फेमस थ्योरी होती है, एक स्टोरी है जिसमें हम 1 लीटर ऑयल पर जो 150 रुपए का होता है 1.5 लाख पे लेके चले जाते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई देख 1 लीटर दूध इतना महंगा भी हो सकता है, चलो ये नहीं है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। फॉरेक्स के बाद अगला टॉपिक मर्जर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अच्छा जी, मर्जर एंड एक्विजिशन अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो 25 से 50 मार्क्स का आता है। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो प्लीज सुनिए सब, पूरा ये जो टॉपिक है ना मर्जर एंड एक्विजिशन का पूरा टॉपिक, इसे सिर्फ और सिर्फ पूरे टॉपिक को 2 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब वो 2 स्टेप क्या है बेटा, आप सवाल जब कर रहे होगे ना, या तो आप प्री एक्विजिशन वैल्यूएशंस कर रहे होंगे या पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूएशंस कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात? मैं तीसरी कोई चीज है ही नहीं भाई। देखिए ना, एक अकेला बिजनेस है मैं उसको वैल्यू करूंगा, या एक ग्रुप बन जाएगा मैं उसको वैल्यू करूंगा। खुद सोचो और क्या होगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो प्री एक्विजिशन पे अप्लाई होती है, कुछ हैं जो पोस्ट एक्विजिशन पे अप्लाई होती है। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन में अगर आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है ना तो ये टॉपिक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट यू हैव टू हैव अ रियली गुड प्रैक्टिस। और रियली गुड प्रैक्टिस क्या है कि यार आपने ना पूरे के पूरे ही 5 पेपर करने हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, एक दफा आपने सारे के सारे मर्जर एंड एक्विजिशन के 5 पेपर कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि यार अगर कहीं जरा सा टेक्निकल एरिया आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो L+R में आती है। जैसे एक छोटा सा आइडिया दूं, एक होती है डिफेंसिव टैक्टिक्स, यानी कि आपके बिजनेस को कोई खरीदना चाह रहा है, आपको डर है, तो आप क्या डिफेंसिव टैक्टिक्स लेंगे, अगला बंदा या वापस ही चलाए या फिर अपनी ऑफर मजबूरन बहुत बढ़ाए। अब वो हम सीखेंगे कौन से डिफेंसिव टैक्टिक्स होते हैं। तो इस मर्जर एक्विजिशन में इस तरह की बातें आएंगी। अच्छा, समटाइम ऐसे सवाल भी आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, वो आपसे कहेगा एक काम करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दें कंबाइंड बिजनेस का। ये एक नई चीज होगी जो आप सीखते हैं। कंबाइंड बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है वो हम मर्जर की टॉपिक में सीखते हैं, उससे पहले नहीं सीखते। क्यों? एक्चुअली जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कंबाइंड बिजनेस का आइडिया नहीं होता। कंबाइंड बिजनेस वाली चीज आप जब मर्जर एंड एक्विजिशन में आते हैं तो एक दफा फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं कि यार कंबाइंड बिजनेस का वैक कैसे आएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन, मजा आएगा आपको। अच्छा, कभी भी ना किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना होता, दैट्स स्टुपिडिटी, क्योंकि सुसाइडल है कोई, वो तो होती नहीं चॉइस। एक मर्तबा P4 में AFM में जब चॉइस हुआ करती थी, मेरे नजदीक, आई मे बी रॉन्ग, मेरे नजदीक एग्जामिनर से गलती हो गई। क्या? AFM का एक ऐसा पास पेपर है, एक सिर्फ, जिसमें मर्जर 75 मार्क्स आया। उसने 50 नंबर का मर्जर पूछा, उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसने सेक्शन बी में फिर 25 उसी अटेम्प्ट में। आप सोचें अगर एक अटेम्प्ट में ये 75 नंबर का आया है और उस अटेम्प्ट में जो बच्चा मर्जर छोड़ के गया वो तो एग्जामिनर से पूछ रहा होगा इन्विजिलेटर सर मेरा पेपर का है, ये किसका पेपर दे दिया आपने, ये तो मेरा पेपर ही नहीं। तो ये रिस्क तो लेना ही नहीं बेटा, ये टॉपिक छोड़ दो, नहीं सब कर। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि गलत है। एक टॉपिक 75 तो बाकी फिर पढ़े ही नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं भाई। तो एक दफा होगी थी, लेकिन चले उस वक्त चॉइस होती थी, बचत होगी बच्चे की, अगर चॉइस नहीं होती तो बचत हो गया ना। तो 6 में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, बेटा ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो टॉपिक है 25 से 50 मार्क्स तक का ये भी आ जाता है। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही 50 का आएगा, लेकिन ये पास पेपर की बेसिस बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में पहले तो मैं हल्का सा आइडिया बता देता हूँ। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली उसी वक्त होती है जब बिजनेस के हालात खराब हो। हम कहते हैं व्हेन बिजनेस इज इन हॉट वाटर
तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग की बातें शुरू हो जाती है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या है क्या नहीं। लेकिन यार कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ना जब आप पढ़ेंगे, अभी से आइडिया दे देता हूँ, पूरा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो टॉपिक है ना 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है। देयर इज नो स्टेप नंबर 6। अच्छा मजे की बात क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन है। क्यों? एक्चुअली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो आखिरी स्टेप होता है ना, उसमें हम बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। भाई ये देखना है ना कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो देखना है। अच्छा टोटल 5 स्टेप्स हैं, उसके अंदर ही रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल सॉल्व होता है। देयर इज नो स्टेप नंबर 6। इट मींस व्हाट, अगर मुझे वो 5 स्टेप्स पता है तो यार मेरा एग्जामिनर जैसा मर्जी ये सवाल पूछे ना, मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा बेटा ये 5 स्टेप्स हैं, इसके अंदर तूने सवाल सॉल्व करना है, तो यार फिर मेरे अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए ना, मैं उस डेटा को उठाऊं, उन 5 स्टेप्स में किसी तरह से फिट करूं और बस खेलता रहूं। लेकिन जहां आप एग्जामिनर के साथ ही इधर उधर निकल गए, स्टेप से बाहर निकले, सर फिर कहानी खराब है। फिर आप एक अलग ही लहरों के साथ जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। आपको सिखाया कि भाई दीज आर द 5 स्टेप्स, इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग को सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 6 होता ही नहीं। अच्छा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में जो थ्योरेटिकल बातें हैं ना, वो हर दफा ही एक जैसी होती है। रीस्ट्रक्चरिंग से पहले क्या हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ना आपको पैसा चाहिए। अरे पैसे नहीं होंगे तो रीस्ट्रक्चरिंग कहां से करूंगा। अच्छा पैसा रेस करने के लिए मुझे लोगों को कन्विंस करना है, कन्विंस करने के लिए मुझे उनको पूरा प्लान बताना पड़ेगा, मेरा रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान क्या है। तो हर दफा एक ही जैसा सवाल होता है, और नॉर्मली रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि लगता नहीं इनको कोई पैसे देगा। तो हम देखेंगे एक ही जैसी नॉर्मल बातें चल रही। फिर इस टॉपिक में ना एक बड़ी जबरदस्त चीज आप सीखेंगे, वो पता है क्या है यार, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपको बेहतरीन किस्म की आला नस्ल की अकाउंटिंग मिलेगी। लोग कहते हैं रिपोर्टिंग नहीं होती है, फिर हम आपको टॉपिक नंबर 6 में प्रॉपर क्लास में बैलेंस शीट्स बनेंगी, प्रॉपर प्रॉपर पीएनएल बनेगा। आज तक कैश फ्लो नहीं आया, वो भी आ जाए तो आ सकता है, F9 में आ गया तो यहां भी आ सकता है। लेकिन प्रॉपर अच्छी नस्ल की बैलेंस शीट, ऐसी बेहतरीन डबल एंट्री आप बोलोगे यार लोग, हम समझते थे आज तक हमें अकाउंटिंग बड़ी अच्छी आती है, आज पता चला हमें तो डबल एंट्री नहीं आती। सो इस टॉपिक में जब आप डबल एंट्री बनाते हैं तो आपको पता लगता है डबल एंट्री होती क्या। बहुत ही जबरदस्त किस्म की अकाउंटिंग, मतलब मजा आएगा। शेयर्स बाकायदा रीपरचेज हो रहे होंगे, उसकी डबल एंट्रीज आ रही होंगी, इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें प्रॉपर अकाउंटिंग इंशाल्लाह आप सीखेंगे। जहां वो कहता है बैलेंस शीट दोबारा बना के दो, और एक सवाल में 3 दफा बैलेंस शीट बनवाता है। सिनेरियो 1 देगा, बैलेंस शीट 2, 3, बैलेंस शीट तीनों में पीएनएल आ जाओ। 3 दफा टैली करनी पड़ेगी। तो यहां पे आपको अकाउंटिंग की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर एक और टॉपिक आता है ये डिविडेंड पॉलिसी। बेटा डिविडेंड पॉलिसी भी 10 से 25 नंबर में चला जाता है, कुछ पता नहीं लगता इसका। लेकिन डिविडेंड पॉलिसी बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा बिजनेस वैल्यूएशन का इंपैक्ट आ जाता है, और एक और चीज आ जाती है डिविडेंड पॉलिसी में, ट्रांसफर प्राइसिंग का इंपैक्ट भी आता है। ठीक है जी। यहां जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इट इज फार मोर इजियर देन F5। यहां पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेव टैक्स। F5 वाली नहीं चल रही, यहां थोड़ा सा डिफरेंट, टैक्स कैसे बचाएंगे वो हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। डिविडेंड पॉलिसी 10 से 25 नंबर में चला जाता है। ठीक है, इसको हमने देखना है क्या है क्या नहीं है डिविडेंड पॉलिसी। फिर बेटा डिविडेंड पॉलिसी आगे चले, एक और बड़ा जबरदस्त टॉपिक होता है हमारे पास, बॉन्ड वैल्यूएशन, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन प्लस बॉन्ड ड्यूरेशन। बॉन्ड ड्यूरेशन को मैक्यूले ड्यूरेशन भी कहते हैं, बॉन्ड ड्यूरेशन को मैक्यूले ड्यूरेशन भी कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो बॉन्ड ड्यूरेशन है ना, इसकी अगर मैं बात करूं, सिर्फ बॉन्ड ड्यूरेशन, ये 5 से 17 मार्क्स तक का आ जाता है। और मजे की बात, जो बॉन्ड ड्यूरेशन है, मैक्यूलर ड्यूरेशन है, इसके ऊपर 9 मार्क्स की थ्योरी आती है, 9 मार्क्स की थ्योरी। अगर 17 नंबर का सवाल होगा ना, 8 से 9 नंबर की थ्योरी होगी, और वो 8 से 9 नंबर की थ्योरी एक तो सेम होती है हमेशा,
सेकंड, उस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के सिर्फ दो तरीके बस। एक, जब क्लास में आपको समझाया जा रहा हो ना और साथ साथ में बताया जा रहा हो, थ्योरेटिकली एक एक चीज मैं बताता हूं, उस वक्त आप एक चीज नोट कर लें, बस वही थ्योरी है, उसको याद कर लो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो एग्जामिनर ने एग्जाम पास पेपर में आंसर लिखा है आप उसको याद करें। मजे की बात है क्या, एग्जामिनर ने जो आंसर लिखा है उसको आप याद करने बैठोगे, गारंटीड याद ही नहीं होगा आपसे, कभी भी याद नहीं होगा। इसका मतलब एक ही चॉइस है आपके पास, वो कौन सी, जो क्लास में हो रहा है ना बेटा, उसको अच्छे से समझो और साथ साथ में टीचर बता रहा होता है, लिखवा रहा होता है, उसको लिखो। तो 8 से 9 नंबर की गारंटी। इफ द बॉन्ड ड्यूरेशन कम्स फॉर 17 मार्क्स देन 8 मार्क्स आर फॉर द थ्योरी। और उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी, आप मजा आएगा, बोले यार जबरदस्त। बॉन्ड ड्यूरेशन फेवरेट टॉपिक हमारा। अच्छा, इसके आगे हम लिखते हैं ETC एक्सेट्रा, बाकी कोई छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आते रहे। तो ये मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बेहतरीन किस्म का सिलेबस का भी आइडिया दिया। आप शुरू से आखिर तक की डायरेक्शन डिस्कशन में एक चीज देख लें, पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ थ्योरी आपके सामने रखी गई है। उसकी वजह है ना, आज मैं बोल देता हूँ यार थ्योरी नहीं आती, बोल देता हूँ अल्लाह माफ करे, यार आज नहीं तो कल पास पेपर आप लोग देख लोगे, या सुनो देखोगे ना, इतनी अंधी थोड़ी लगी हम देखेंगे नहीं पास पेपर। तो मेरे भाई जब आप पास पेपर देखोगे उसके साथ जगह जगह आपको थ्योरी नजर आएगी, फिर आप मेरी क्लास 1 को रिकॉल करेंगे, बस हमने कहा तो आती ही नहीं शायद बताना भूल गए थे कि सिर्फ यही आती है तो यार जब, अच्छा जब आपको अभी से ये सब बता दिया, एट मींस हमने पढ़ना भी इसी डायरेक्शन में। फिर मजे की बात, P4 में ना दो ऐसी चीजें आप सीखेंगे इंशाल्लाह जो नॉर्मली कहीं और नहीं होती। वो क्या, जगह जगह पे ना P4 में लॉजिक चेक चलेंगे। लॉजिक चेक में क्या होता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं सही कर रहा हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक लॉजिक चेक, एक और चीज सीखेंगे बिल्कुल एंड में, लेकिन वो क्या है, P4 में ना 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी माफी ही नहीं है, उनको हम कहते हैं डेडली सिन। डेडली सिन, अब वो 10 कौन से डेडली सिन है भाई जिससे बच्चे ने बचना है। अब मुझे बताएं उन डेडली सिन से कौन सा बच्चा बचेगा जिसको पता है। यार जिस स्टूडेंट को P4 के AFM के 10 डेडली सिन पता ही नहीं है और हर दफा 1 से 2 गलती करके आ रहा है, उसके लाइन में क्या चलता होगा, कितने मार्क्स काट लेगा और रिजल्ट आता होगा सब कट गए। तो कटने ही थे ना, आपको पता ही नहीं। तो 10 डेडली सिन बताए भी जाते हैं, और जब जब जिस टॉपिक में वो डेडली सिन आता है उससे बचने का तरीका भी बताया जाता है। बेटा इसमें बचना कैसे, पता है उसमें फायदा क्या होता है, जो बंदा आपकी कॉपी चेक करेगा ना, सल्यूट करेगा, बोले यार इसके पीछे कोई है, कैसे बचा है यार, ये उम्मीद ही नहीं थी बचेगा, इससे ही बच गया। आपने कहा आगे देख, अगले से ही बच गया बहुत आगे निकल गया वही बंदा तो यार। अच्छा, फिर बाज बच्चों के ध्यान में इस तरह की बातें होती है, चलो पास पेपर हम करेंगे नहीं करेंगे। उसमें मैं अच्छी बात बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पूरे AFM में मैक्सिमम 2 ऐसे सवाल होंगे, सिर्फ 2, जो हम इधर उधर के करते हैं, सिर्फ 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आखिरी सवाल तक हर सवाल ही पास पेपर का हो इंशाल्लाह। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 140 क्लासेस है फॉर एग्जांपल, तो यानी कि 2 क्लासेस निकाल लें, बाकी हर क्लास के अंदर एक पास पेपर होगा पूरा फुल फ्लैज इंशाल्लाह। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है यार किस तरह की पास पेपर पे इंशाल्लाह कवरेज होगी। आपका जो सारा काम होगा ना AFM में, एक चीज पे काम होगा, जो क्लास आप ले रहे हो उस पे आपने ग्रिप लानी है बस। आप उस पे ग्रिप लेकर आ जाते हैं, AFM will not disturb you at all, क्योंकि यार हर लिहाज से तो कवर कर रहे हो, बहुत आराम से, बहुत आराम से, टेंशन ही कोई नहीं। मतलब अगर एक पढ़ने वाला बच्चा हो तो 15 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारी डायरेक्शन फॉलो करे तो दुनिया छोड़ के बैठ जाए 15 दिन में निपटा। क्योंकि यार टोटल जो आपने आवर्स देने हैं वो 120 से 125 घंटे देने, इससे ज्यादा की कहानी, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो
आई होप कि बहुत तमीज से एएफएम की एक एक चीज सामने आ चुकी है। कोई अलग से अच्छा कोई किट नहीं लेनी, कोई पास पेपर नहीं लेने। जो मेरी अपनी 2 बुक्स है, बुक 1 एंड 2 कंपाइल्ड, उसमें पास पेपर हर चीज है, थ्योरी व्यूरी हर चीज है। उन बुक्स को ही हम बहुत अच्छे से तमीज से फॉलो करते हैं, मतलब मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, हर चीज इंशाल्लाह उसमें कवर हुई और बहुत अच्छे से, बहुत आला लेवल की इंशाल्लाह। और जब आप देखेंगे कवरेज इंशाल्लाह हर चीज में, देखें ना जहां शॉर्टकट्स है, मैंने कहा यार IRR, MIRR, BSOP, इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको एक्सेल पे मिल नजर आ रहे होंगे क्लास में इंशाल्लाह, CB के प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे होंगे, देन व्हाट इज लेफ्ट। तो ये सारे सिनेरियोस हैं, तो मेरे ख्याल से तो अब कोई मजीद इशू होना नहीं चाहिए। अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हमारी क्लास नंबर 2 होगी वहां से फिर हम प्रॉपरली इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी जो जो बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो फौरन एडमिशन ले लें, बेटा टाइम वेस्ट ना करें, एडमिशन फौरन लें और खुद अकेले ना लें, बाकी मोहल्ले वालों को भी बोले एडमिशन लें, जरूरी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।